दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का जो साइंस है उसका चैप्टर 3 जो कि धातु एवं अधातु का चैप्टर है, इसका हम इंटरनल क्वेश्चन आंसर पूरे सॉल्व कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का जो अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनने लगे तो हम इसको 2 पार्ट में भी बांट सकते हैं, बट वो वीडियो बनाने के बाद पता चलेगा। तो बाकी चलिए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा वीडियो बन पाता है। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको बचेगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमसे बताइएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको दे सके। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे वीडियो में बाकी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए पहला है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का विलयन जब कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या ये विस्थापन होगा, तो नहीं होगा। फिर ये MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, अगर इस दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या ये विस्थापित हो जाएगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना ये कम क्रियाशील है मैग्नीशियम से, इसलिए हटा ही नहीं पाएगा। फिर इसके बाद बचता है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट के विलयन को अगर हम सिल्वर धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है ना ये भी कम क्रियाशील है, किससे, फेरस मतलब आयरन से, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। नेक्स्ट बचता है AgNO3। AgNO3 विलयन जो है इसमें देखिए इसको जब कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या ये विस्थापन अभिक्रिया देगा, तो जरूर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर है ये अधिक क्रियाशील है, किससे, मतलब Ag मतलब सिल्वर से, तो सिल्वर से अधिक क्रियाशील कॉपर है, इसीलिए क्या करेगा कॉपर कि कॉपर न इसमें से AgNO3 में से Ag को हटा देगा और खुद कॉपर यहाँ पे चिपक जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा भाई Ag जो है वो अलग हो गया, यानी ये विलयन से विस्थापित हो गया। तो कौन रिएक्शन है जो विलयन को विस्थापित करने वाला अभिक्रिया दे रहा है, तो ये हमारा डी नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखिए 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइस पैन यानी फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ग्रीज लगाकर। ग्रीज बोले तो ये हमेशा खाने में यूज नहीं होता है, तो अगर ये खाने में यूज नहीं होता लेकिन हम उस बर्तन पे अगर खाना में अगर मतलब बर्तन पे लगा देंगे ग्रीज, तो जब खाना बनाएंगे तो क्या हम उसको खा सकते हैं, नहीं खा सकते, यानी इसका उपयोग नहीं होता है। पेंट लगाकर, पेंट भी नहीं लगा सकते हैं किसी भी खाने वाला बर्तन में, ना ही ग्रीज लगा सकते हैं ना ही पेंट लगा सकते हैं। फिर है जिंक की परत चढ़ाकर, तो ये सही है, जिंक का परत चढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं कि उसको लोहे का जो बर्तन है ना उसमें जंग लगने से हम उसको बचा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है सी नंबर ये सही है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। ऑक्सीजन के साथ धातु रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में कैल्शियम, तो देखिए कैल्शियम जब ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये जल में भी घुलित है, तो ये इसलिए क्या है, ये कैल्शियम एक ऐसा है धातु जो कि उच्च गलनांक वाला तत्व निर्माण करके भी जल में घुल जाता है। ठीक है, बाकी कार्बन तो ऐसा करता नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं करता, लोहा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जिंक और क्या कहें टीन, ये दोनों में कौन अधिक क्रियाशील है, तो जिंक अधिक क्रियाशील है। बट आंसर को देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन में है टीन, अरे यार टिंक लिख दिए हैं, जबकि यहाँ पर होना चाहिए टीन। ठीक है, यहाँ पर होगा टीन, तो टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, महंगा और सस्ता की वजह से ऐसा नहीं होता है। फिर है टीन की अपेक्षा जिंक की गलनांक अधिक है, तो टीन की अपेक्षा जिंक की गलनांक अधिक है, ये भी रियल वजह नहीं है। फिर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, यही वजह है, क्योंकि टीन कम क्रियाशील है और जिंक अधिक क्रियाशील है। अगर जिंक का प्रयोग करेंगे तो अभिक्रिया करके वो जो हमारा खाना बना है ना उसको बेकार कर देगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा, जहरीला बन जाएगा, इसीलिए टीन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये कम क्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बाकी देखिए डी में टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, ये तो भाई बोलता ही गलत है। अब देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। ए नंबर में कंडीशन है
इनका उपयोग कर आप धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कैसे करेंगे, यानी उसको पहचानना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, मतलब नेक्स्ट कंडीशन है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। यानी जो हम प्रयोग करेंगे वो कहाँ पर उपयोग आ सकता है, ये हमें बताने के लिए कह रहा है। तो पहले इसका जो एक होता है ना कि भाई ये फॉर्मेट पे काम चलता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो इसका मेन गुण है, ठीक है, धातु और अधातु का, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, धातु विद्युत का सुचालक होता है तथा इसे पीट कर पतले चादर में बदला जा सकता है, अर्थात आघात वर्धनीय होता है। अब इसी का ठीक उल्टा होता है कौन, अधातु, यानी अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होगा, फिर इसके उसको पीट करके चादर में नहीं बना सकते हैं। तो अब देखिए, इसी के हिसाब से हम पहला कंडीशन को सॉल्व करते हैं। इसमें है सर्वप्रथम बैटरी, बल्ब, तार तथा स्विच की मदद से दिए गए नमूनों के चालकता जांच किया जाता है। यानी क्या भाई, तार से बिजली प्रवाह करेंगे, बल्ब जलेगा ना, वही चीज कहता है। वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं वे धातु हैं तथा जो चालक नहीं होते हैं अधातु हैं। क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालक होता है। भाई ग्रेफाइट जो है ना, ये तो पास हो गया ना विद्युत की चालकता में, लेकिन फिर भी ये अधातु है। इसको और कैसे पहचानेंगे, देखिए, अतः अलग किए गए यानी जितने भी विद्युत का चालक वाला पदार्थ है वो सब में जितने आ जाते हैं, अब उसको फिर से टेस्ट करना, क्या, उन पदार्थों का जो विद्युत का चालक है को हथौड़े से पीटकर उसकी आघात वर्धनीयता की जांच करेंगे। यानी कि हम उसको पीट कर देखेंगे कि क्या ये जो विद्युत का चालक वाला तत्व हमने लिया है, क्या ये आघात वर्धनीय है, यानी चोट सहता है या फिर टूटकर भंगुर हो जाता है, ठीक है। फिर है, देखिए, जो पदार्थ पीटने से टुकड़ों में नहीं टूटता है वे धातु हैं तथा जो टुकड़ों में टूट जाएगा वे अधातु हैं, ठीक। ये कितना सिंपल तरीके से बता रहा है। यानी कि अगर एक टेस्ट में पास हो गया तो हम उसको नहीं मानेंगे कि ये धातु हो गया, बल्कि इसका और भी कंडीशन है, वो भी टेस्ट में पास हो जाएगा, तभी मानेंगे कि वो धातु है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट इसके कंडीशन को देखते हैं। अब देखिए, इसी में जो अगला कंडीशन था उसमें कह रहा था कि धातु एवं अधातुओं के विभेदन के लिए, यानी अलग अलग दोनों को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए दोनों को अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटेंगे, इसके लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। देखिए, चूंकि ग्रेफाइट जो एक अधातु है, विद्युत का चालक है, परंतु आघातवर्धक नहीं है, अतः धातु तथा अधातु में विभेद करने के लिए दिए गए नमूनों की चालकता तथा आघातवर्धनीयता दोनों की जांच आवश्यक है। अतः दोनों ही परीक्षण आवश्यक है। यानी अगर जो दोनों टेस्ट में पास हो गया वो धातु है, अगर एक में भी फेल हो गया तो वो हो जाएगा अधातु, ठीक। अब देखिए, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। यानी कि वैसा ऑक्साइड जो दो दो गुण को दर्शाते हैं उसको ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, यानी अम्ल का भी व्यवहार करता है और इसके साथ साथ में जो क्षारक का जो गुण होता है वैसा भी ये गुण को प्रदर्शित करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब जैसे में कौन सा, जिंक ऑक्साइड, ये क्षार के जैसे और अम्ल के जैसे दोनों ही गुण रखते हैं। उसी तरह से Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी दोनों गुण रखते हैं। अब देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। मच्छर, देखिए कौन कौन है, ये कौन कौन आता है पढ़ने के, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं भाई। तो देखिए, इसमें हमें 2 धातु बताना है जो कि अम्ल से हाइड्रोजन को निकाल सकता है और 2 धातु ऐसा जो ये काम नहीं कर सकता है। देखिए, 2 धातु जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, कौन कौन, तो पहला जिंक जो हाइड्रोजन को निकाल सकता है, दूसरा कौन सा, Mg यानी मैग्नीशियम, ये दोनों ही हाइड्रोजन को अम्ल से निकाल सकता है, कौन सा अम्ल, तनु अम्ल में से। अब देखिए, नेक्स्ट है 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है, तो वो है कॉपर, Cu मतलब कॉपर, और दूसरा Ag यानी सिल्वर।
ये दोनों ऐसा धातु है जो कि तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? M धातु में से किसे बनाएंगे? देखिए किसी धातु M के विद्युत परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड, शुद्ध धातु के पतली पट्टी को कैथोड, धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में करेंगे। क्लियर हो गया ना? जो शुद्ध होगा उसको क्या करेंगे? कैथोड बनाएंगे पतली पट्टी की तरह, और जो अशुद्ध होगा उसको बनाएंगे एनोड, ठीक है। और जो उसका लवण बन जाएगा उसको बनाएंगे हम विद्युत अपघट्य के रूप में यूज करना है। अब देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। यहाँ पर चित्र आपको कोना में दिख जाएगा, ठीक। और कंडीशन नंबर 1 है, गैस की क्रिया क्या होगी? पहला, सूखे लिटमस पत्र पर। अगर हम सूखे लिटमस पत्र पर गैस का प्रवाह करवाएंगे तो क्या परीक्षण देखने को मिलेगा? दूसरा है आर्द्र लिटमस पत्र पर, यानी आर्द्र लिटमस जो कि है जिसमें हल्का नमी हो, उस लिटमस पत्र पर अगर गैस प्रवाह करेंगे तो क्या देखने को हमें मिलेगा? और कंडीशन दूसरा है, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब सल्फर को हवा में गर्म किया जाता है तब यह सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अब देखिए इसका नेक्स्ट हम कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। गैस की क्रिया, पहला सूखे लिटमस पत्र पर, जब सूखे लिटमस पत्र पर अगर गैस को प्रवाह करेंगे तो हमें वो क्या परीक्षण देखने को मिलेगा? देखिए इसमें गैस की सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल या क्षार सूखे लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलते हैं, ठीक। यानी कि अगर जल नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन उसमें क्रिया करेगा कैसे? नहीं कर पाएगा ना, तो लिटमस पत्र का रंग बदलेगा ही नहीं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट कंडीशन है दूसरा, आर्द्र लिटमस पत्र पर, तो यानी कि जिसमें हल्का नमी हो। चूंकि इस अभिक्रिया में निकलने वाला गैस सल्फर डाइऑक्साइड है जो एक अधातु का ऑक्साइड है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय गुण वाले होते हैं, अतः यह आर्द्र नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। कैसा करेगा? लाल कर देगा, ठीक। ये रिएक्शन दिखाएगा, जब उसमें नमी हो तो रिएक्शन दिखाएगा, मतलब लिटमस पत्र पर अपना प्रभाव डालेगा, और अगर उसमें नमी नहीं हो तो लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक। अब अगला कहता था, उसमें क्या कहता था? अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण है सल्फर प्लस O2, यानी कि इसको जब हीट करते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में सल्फर को गर्म करते हैं तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ठीक। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। लोहा को जंग से बचाने का 2 तरीका कुछ इस तरह से, पहला लोहे को पेंट करके, यानी उस पर कलर कर देंगे तब भी जंग नहीं रहेगा। सिंपल मतलब ये होता है कि उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन या फिर नमी ना मिले। फिर अगला आता था ग्रीज लगाकर, ये दोनों चीज़ करके हम उसको जंग लगाने से बचा सकते हैं। और दूसरा है जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि अगर उस पर जिंक का लेप चढ़ा देंगे तो भी वो जंग लगने से बच जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और नमी डायरेक्ट उसमें नहीं प्रवेश कर पाएगा, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसको हमने यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इतना क्वेश्चन था इसमें सॉल्व कर दिया, बाकी के जो क्वेश्चन बच गया था वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, नोट बनाना मत भूलिएगा, नोट बनाइएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनाइएगा तो बाद में कहिएगा भाई इतना पहाड़ कैसे याद करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है याद करना, ठीक है। इसको लेकिन प्रॉपर रूप से फॉलो करोगे तब। बाकी हम भी चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करना है।